Hello friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Mira Girls College उदयपुर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के तहत आज ह्यूमिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्द्रता प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जल में से एक रूप है। इसके स्रोत यदि देखें तो वाष्पोत्सर्जन जो ग्रीन प्लांट्स से होता है और वाष्पीकरण जो वाटर बॉडीज़ से होता है, और इसके जो कारण हैं वो हैं सूर्यातप। यदि वाटर वेपर्स इवेपोरेशन से या ट्रांसपिरेशन से जाते हैं तो उनमें लेटेंट हीट होती है। इसको इस प्रकार से समझें कि कुकर की सीटी बजती है और जब गैसियस स्टेट में वाटर वेपर्स निकलते हैं तो उनके पास लेटेंट हीट है। धीरे धीरे वो सेटल डाउन होती है लेटेंट हीट, और तब वो आर्द्रता बनती है। इसको मेजर करने के तीन मोड्स हैं, एक एब्सोल्यूट, दूसरा स्पेसिफिक और तीसरा रिलेटिव जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट को हम इस प्रकार समझें कि एटमॉस्फेयर में 1 घन मीटर का यदि भाग है तो उसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी यदि 400 ग्राम है तो 400 ग्राम प्रति घन मीटर यानी भार का आयतन के साथ जो अनुपात है, जिसका टेम्परेचर से कोई रिश्ता नहीं है, यानी टेम्परेचर के वो निरपेक्ष है, उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। स्पेसिफिक में एब्सोल्यूट से केवल ये अंतर है कि इसका वेट से वेट का रिश्ता देखते हैं। वेट से मतलब वाटर वेपर का वेट, और वेट का रिश्ता यानी कि डस्ट, गैस और वेपर कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर में जो है, उन दोनों का जो आपस में रिश्ता है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यदि बात करें, सापेक्षता है इसमें, यानी टेम्परेचर के सापेक्ष, तापमान के सापेक्ष, टेम्परेचर से इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, टेम्परेचर यदि घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। इसको एक एग्जांपल से समझें। एक टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि वाटर वेपर 500 ग्राम है, लेकिन उस टेम्परेचर पर उस आयतन की वेपर कंटेनिंग कैपेसिटी जो है वो 1000 ग्राम है, तो इन दोनों का जो हम परसेंटेज निकालेंगे अंतर का, वो दरअसल रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगा। ज़्यादातर इसको परसेंटेज में ही डिनोट किया जाता है, जैसे 500 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। लेकिन टेम्परेचर एक समान नहीं रहता है। यदि डे टाइम में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस समय इसकी कंटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। माना कि वो 1000 से 1200 हो गई, तब 500 अपॉन 1200 इंटू 100 आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू मोर देन 40%, 42 के आसपास आएगी। यदि रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें कंटेनिंग कैपेसिटी यदि 800 हो गई है उसकी, तो 500 अपॉन 800 इंटू 100 इज इक्वल टू मोर देन 60% आएगी। यानी टेम्परेचर यदि कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसको कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? जो भी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उनको हम दो में बांटते हैं। एक हैं स्थान संबंधित फैक्टर्स, दूसरे हैं काल संबंधित, समय संबंधित फैक्टर्स, स्पेशल एंड टेम्पोरल। स्पेशल में हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, अक्षांश की बात करेंगे। इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर लो अक्षांश होता है और नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ हाई अक्षांश होता है, हाई लैटिट्यूड होता है। जब लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो तापमान डिक्रीज़ होता है, दोनों ही हेमिस्फेयर में, दोनों ही गोलार्धों में। और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है। हालांकि इतना बहुत सीधा संबंध इनका आपस में नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे कारक हैं जिन पर ये निर्भर करता है। फॉरेस्ट कवर कैसा है,
वाटर बॉडीज़ कैसी हैं उन पर निर्भर करेगा कि कितनी आर्द्रता मौजूद है। एल्टीट्यूड की बात करें तो भी लगभग इसी प्रकार से आएगा इसका रिश्ता, यानी लो से हाई एलिवेशन की तरफ यदि जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और उसके साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। इसीलिए पहाड़ों पर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाती है तब बारिश हो जाती है, संघनन के कारण, कंडेंसेशन के कारण। वेजिटेशन कवर यदि ज़्यादा है तो नेचुरली ट्रांसपिरेशन होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। यदि डेजर्ट्स हैं तो वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। लैंड और वाटर बॉडी, इनसे भी बहुत सीधा संबंध है। ओशन के ऊपर क्योंकि इवेपोरेशन बराबर चलता है, टेम्परेचर भी रिलेटिवली मेंटेन रहता है, तो वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, लैंड पर कम होगी, कोस्टल एरियाज़ में रिलेटिवली ज़्यादा होगी और अंदर के एरियाज़ में, इनलैंड एरियाज़ में रिलेटिवली कम होगी। विंड की जहाँ तक बात करें, ड्राई विंड मॉइस्चर को रिमूव कर देगी हवा से और ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ा देगी, तो फिर से मॉइस्चर बढ़ जाएगा। और यदि मॉइस्ट हवाएं चलती हैं ओशन से या वाटर बॉडीज़ से, तो वो तो मॉइस्चर को लेकर आएंगी ही। सॉइल मॉइस्चर भी यदि है तो नेचुरली ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अब काल से संबंध देखें तो सीजनल, जुलाई में हम कहते हैं उमस बहुत है, पसीना बहुत निकल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो कंटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वाटर वेपर की, और वाटर वेपर आ गई हैं ओशन से उठ कर के या लो टेम्परेचर के कारण, गर्म हवा ऊपर उठी है और वो कंडेंस हुई है, नीचे आई है। तो उस केस में हमें जुलाई अगस्त में उमस ज़्यादा मिलती है, मॉइस्चर ज़्यादा मिलती है। मई और अप्रैल के बनिस्बत जब गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दिसंबर की, तो दिसंबर में टेम्परेचर कम है तो उसकी वेपर कंटेनिंग कैपेसिटी भी कम है। हो सकता है कि वहाँ पर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95 हो, जुलाई में भी 95, वहाँ पर भी 95, लेकिन मौसम अलग अलग प्रकार का होगा, क्योंकि तापमान के साथ जो संबंध है उससे इसका रिश्ता है। वहाँ हमें कंबल की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी पंखे की जुलाई में। दिन के और रात के तापमान में अंतर आता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अंतर आता है। रात में तापमान कम होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, दिन में तापमान बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। जब यदि मान लीजिए कि वाटर वेपर जो हैं वो कंटेनिंग कैपेसिटी के आसपास हैं, लेकिन शाम के वक्त टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया, जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो शाम के टाइम कई बार बारिश चालू हो जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है रात के साथ, वैसे वैसे बरसात जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि शाम की बारिश और सुबह का गुस्सा बहुत जल्दी नहीं थमता। उसका कारण यही है कि टेम्परेचर जब डाउन होगा और एटमॉस्फेयर में वेपर्स हैं तो संघनन बढ़ जाएगा, और जब संघनन बढ़ जाएगा तो बारिश लगातार होगी। अब ये मैंने कोशिश की है जो ग्लोबली बताने की कि किस प्रकार ह्यूमिडिटी जो है वो असर डालती है दूसरे फैक्टर्स के साथ में। मैंने ये 4 टर्म्स लिखी हैं: कोल्ड, कूल, वार्म एंड हॉट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के संदर्भ में हम इसको इस प्रकार समझें, यदि मोर देन 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो हम सुपर ह्यूमिड क्लाइमेट कहेंगे। 60 to 75% है तो हम ह्यूमिड क्लाइमेट कहेंगे, इसको कोल्ड कहेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कोल्ड हो हमेशा, लेकिन वो अलग संदर्भों में हम कहते हैं। पर यह है कि यदि सुपर ह्यूमिड है तो
कपड़े नहीं सूखेंगे, गीले कपड़े अगर हम सुखाने को डालेंगे तो वो नहीं सूखेंगे। 50 से 60% सब ह्यूमिड है, कूल रहेगा वहाँ। 40 से 50% सेमी एरिड कहते हैं, वार्म है वहाँ। और लेस देन 40% यदि है तो एरिड कहेंगे हम इसको। हम यदि ग्लोब पर लैटिट्यूड वाइज देखने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि इक्वेटर पर ह्यूमिड होता है, सुपर ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट कवर है, वाटर बॉडीज़ हैं। अब वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी क्योंकि काउंट करते हैं तो हमें वहाँ पर दूसरे प्रकार के क्लाइमेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी वहाँ मिल जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पर वहाँ आइस और स्नो भी मिल जाएगी, वाकई कोल्ड होगा। वहाँ विंटर है ही नहीं, केवल समर है, केवल एक ही सीज़न है। लेकिन वहाँ हर दिन में सब सीज़न हो जाते हैं। सुबह वहाँ से गर्मी होगी, शाम होते होते कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी रेनफॉल हो जाएगी, और रेनफॉल के बाद में रात वहाँ ठंडी हो जाएगी। यदि हम मकर रेखा और कर्क रेखा पे देखें तो वहाँ यदि सूर्य नदर्न हेमिस्फेयर में चमकता है तो वहाँ हमें गर्मी मिलेगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में उस समय सर्दी मिलेगी। कर्क रेखा और मकर रेखा पे हमें या तो ग्रासलैंड्स मिलते हैं या डेजर्ट्स मिलते हैं। उसके कई कारण हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में क्योंकि समुद्री हवाएं आती हैं और वो बारिश करती हैं तो ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं। वेस्टर्न साइड अधिकतर सूखा होता है, क्योंकि हवाएं जो हैं वो आर्द्रता को नहीं लाती हैं। जैसे सहारा डेजर्ट उसी में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स उसी में मिलेंगे, थार डेजर्ट उसी का हिस्सा है। आर्कटिक में टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा हाई लैटिट्यूड में, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इसीलिए वहाँ आइस या स्नो पाया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के जो वेरिएशंस हैं वो माउंटेनस कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे हमें। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है तो प्लांट्स की लग्जरियंट ग्रोथ दिखती है, और यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है तो बहुत स्पार्स या ड्वार्फ प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। फिर ऑर्किड्स, लाइकेंस और मॉसेस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को सीधा इस्तेमाल करते हैं, सीधा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी मोर। कई ऑर्किड्स के पास एक अलग प्रकार की जड़ें होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जिनको विलामिन कहते हैं। ये डेड हाइग्रोस्कोपिक स्पंजी टिश्यू हैं जो सीधा ही एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को लेते हैं। फंजाई और दूसरे माइक्रोब्स में भी हम अगर देखें तो स्पोर जर्मिनेशन मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। थैंक्स।